हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, हम लोग ग्रामीण विकास एवं समाज को पढ़ रहे हैं, या आप ग्रामीण परिवेश इस सब्जेक्ट को कह सकते हैं, और हम इसमें क्रम दर क्रम चल रहे हैं, क्रम से बढ़ रहे हैं आगे। अभी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि ग्रामीण जो विकास है, जो रूरल डेवलपमेंट है, जो विलेज डेवलपमेंट है, वो स्पेशली कौन कौन से फील्ड में काम करना चाहिए, उस पर किस किस फील्ड में ध्यान देना चाहिए जहां से पूर्णतः विकास निकल के आए। तो 4 फील्ड हमारे पास निकल के आए थे। पहला जो क्षेत्र था वो क्षेत्र था हमारा कृषि एवं सहायक क्रियाएं, दूसरा था ग्रामीण उद्योग, तीसरा था हमारा सामाजिक सेवाएं, और चौथा था आधारभूत ढांचा। तो इसमें से हम कृषि को बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। कृषि, यूपी की कृषि को अलग से टॉपिक में डिस्कस करेंगे, बहुत विस्तार से पढ़ाऊंगा हर चीज़, खाली इसी एग्जाम में नहीं, किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, फिर आपको कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यही राम जी की पाठशाला की खास पहचान है। अब आप में से लोग बोलते रहते हैं, मुश्किल से 2-3 कमेंट आते होंगे जो कहते हैं कि सर क्लास डेली क्यों नहीं आ रही है, बाकी सब तो मौज मस्ती कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि 3-4 लोग ही सीरियस हैं, नहीं तो डेली वीडियो मांग करने वाले लोग रहते, और बस हो जाती हैं चीज़ें। दूसरी बात है, अभी आप देखोगे बहुत इन वीडियोस को बनाने के लिए डेली एनालिसिस भी करना पड़ता है, और अच्छी आपको वीडियो मिलेगी कुल मिला के। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। बट एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आप यहाँ से पढ़ेंगे तो आपको मतलब बहुत हद तक चीज़ें समझ में आएंगी, और आपको दैनिक जीवन भी समझ में आएगा। तो आज हम ग्रामीण उद्योगों की बात करने वाले हैं कि कौन कौन से ग्रामीण उद्योग हैं, क्या क्या उनमें संभावनाएँ हैं, क्या क्या उन ग्रामीण उद्योगों की समस्याएँ हैं, क्या क्या उनके महत्व हैं, और क्या उनके लिए किया जाना चाहिए, क्या समाधान है हमारे पास। ये एक पूरा टॉपिक है, डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो भाई सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। अगर मंदिर में आओगे तो घंटा बजाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से आपको मुझे संबल प्रदान करना है। देखो, मैं आपको टाइम टाइम पर मोटिवेट करता रहूँगा, करता था, बट आपको सामने वाले व्यक्ति को भी मोटिवेट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर निःशुल्क पढ़ाई उपलब्ध होती है। अगर देखो, मैं भी इंसान हूँ, पैसे का अगर रहता है थोड़ा, तो अगर कोर्स बेच दिया तो आदमी को रहता है चलो भाई मेरे जेब में पैसा आया है, पर आप कम से कम, जब मैं इस भावना से काम कर रहा हूँ कि आप मैक्सिमम लोगों को इसका लाभ हो, तो आप इसका लाभ सब तक पहुँचाइए और शेयर कीजिए। तो ग्रामीण उद्योगों के बारे में हम बात कर लेते हैं। ग्रामीण उद्योगों में जब मैंने पहली वीडियो मतलब बनाई थी, चारों फील्ड को डिस्कस किया था, तो उसमें बताया था कि कौन कौन से फील्ड हैं। तो ग्रामीण उद्योगों में अगर देखा जाए तो प्रमुखतः 5-6 क्षेत्र हैं जो दिखाई देते हैं गाँवों में, ठीक है। गांव से लगते हुए क्षेत्रों में एक तो है खादी एवं हथकरघा। अभी इनको एकदम अच्छे समझेंगे। खादी कपड़े आपने देखे होंगे, खादी होती है, हथकरघा भी समझेंगे। दूसरा है हस्तकौशल, या जिसको हस्तशिल्प भी कहते हैं, हैंडीक्राफ्ट आपने देखे होंगे, हैंडीक्राफ्ट की दुकान देखी होंगी, किसी नुमाइश में जाते होंगे, प्रदर्शनी में जाते होंगे, किसी मॉल में जाते होंगे, किसी मेले में जाते होंगे, तो आपने देखा होगा वहाँ पे हैंडीक्राफ्ट्स की चीज़ें आपको बहुत सारी देखने को मिलती हैं। तीसरा है गुड़ एवं खांडसारी, जो जगरी होती है, गुड़ मीठा, ये है खांडसारी, शक्कर वक्कर बनाना, ये हो गया। चौथा है तेल व घानी, ठीक है। तेल है ना, तेल जो होता है, ऑयल निकालते हैं, मस्टर्ड ऑयल निकालते हैं, और आप घानी का मतलब तेल निकालते हैं। आप किस क्षेत्र में सरसों कह देते हैं, किसी में घानी कह देते हैं, किसी में मतलब अलग अलग नाम सब क्षेत्र में रहते हैं। उसके बाद है चमड़ा उद्योग, और उसके बाद है बर्तन निर्माण एवं अन्य उद्योग भी हो सकते हैं, पर हम मोटा मोटा डिस्कस आज इन पे करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, खादी आप सबको पता है कि जब भारत की आज़ादी के लिए मतलब मूवमेंट चल रहे थे, आंदोलन चल रहे थे, तो उस समय सबसे गहरी चोट जो की गई थी वो ब्रिटिश अर्थव्यवस्था पर की गई थी, क्योंकि मैनचेस्टर से बन के आए हुए कपड़े ही कहीं ना कहीं अंग्रेजों को अर्थव्यवस्था की मजबूती भारत में प्रदान कर रहे थे, क्योंकि भारत में लोग थे, कपड़ा पहन रहे थे, पैसा जा रहा था, सब चीज़ जा रही थी। तो गांधी जी ने यह प्रयास किया कि भाई अब इसमें क्या काम करना है, हमको कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जिससे हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होवे और अंग्रेजों की जो अर्थव्यवस्था है वो चरमरा जाए। तो उन्होंने क्या काम किया कि भाई गाँव गाँव में सूत काता जा रहा है चरखे के द्वारा, तो सूत काता जा रहा है, उस सूत से खादी कपड़े बनाए जाएँ और लोग उस खद्दर को, उस खादी कपड़े को पहने, और जितने भी विदेशी वस्त्र हैं उनका बहिष्कार होना चाहिए। तभी से स्वदेशी की नींव पड़ी है। आज भी एक बात मैं आपको बताता हूं, यदि आपको अपने देश को बढ़ाना है आगे, ठीक है, बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हमारे देश में आज नहीं बनते, तो आप बेझिझक उनको परचेज कीजिए। बट हमारे देश में भी बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बाहर देशों से बेहतर मिलेंगी, तो आप उनको खरीद के पहनने का, लेने का, यूज़ करने का आप उन चीज़ों को प्रयास कीजिए, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत बल मिलता है, बहुत संबल प्रदान
निर्माण होता है। तो ठीक है, देखो खादी, खादी के बारे में डिस्कस करते हैं। खादी क्या है? खादी ना मतलब खादी को खद्दर भी कहा जाता है, ठीक है। और क्या चीज होता है खादी? क्या होता है? हाथ से बना हुआ वस्त्र है, हाथ से बना हुआ कपड़ा है। अब हाथ से बना हुआ कपड़ा मतलब कि जो उपकरण हैं, जो औजार हैं, उनको हाथ से चला चला के बनाया जाता है, तो वो होता है कपड़ा। और ये किससे बनता है? ये सूत से बन जाता है, इसको रेशम से बनाया जाता है, इसको ऊन से भी बनाया जाता है, ठीक है। देखो खादी क्या है? एक कपड़ा है, एक वस्त्र है जो हाथ से बनता है और सूत, रेशम या ऊन से भी इसका निर्माण होता है। इसकी एक विशेषता है, इस कपड़े की, इस वस्त्र की एक विशेषता है कि सर्दियों में शरीर को गर्म रखता है और गर्मियों में शरीर को ठंडा रखता है। देखो भाई कितनी अच्छी बात है इसकी। गर्मियों में बॉडी को गर्म रखेगा और सर्दियों में गर्मियों में बॉडी को ठंडा रखेगा और सर्दियों में गर्म रखेगा। ऐसा कपड़ा कहाँ मिलने वाला है? तो इस तरह के कपड़ों का निर्माण जहाँ पर हो रहा है वह खादी उद्योग है। आप भी देखो, अभी से कुछ साल पहले जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं भारत के, श्रीमान नरेंद्र मोदी, उन्होंने खादी को प्रमोट करने के लिए एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई थी। क्योंकि देखो खादी क्या है, बहुत सारे लोग, करीब करीब करोड़ों लोग, है ना, करोड़ों लोग, अभी आपको मिलेगा, है ना, 1 करोड़ से भी अधिक लोग इस व्यवसाय में लगे हुए हैं। और आप सबको पता है कि अगर ग्रामीण क्षेत्रों में से विपन्नता को हटाना है, प्रॉब्लम्स को हटाना है, तो कहीं ना कहीं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल प्रदान करना होगा। और उसी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल प्रदान करने के लिए हमको विभिन्न क्षेत्रों में नए नए विकास के कार्यक्रम शुरू करने होंगे, नए नए इनिशिएटिव्स लाने होंगे, नई नई योजनाओं को इम्प्लीमेंट करना होगा धरातल के बेसिस पर, ऐसा नहीं केवल कागजों में। आज के समय में शासन एवं शासन स्तर पर बहुत काम हो रहा है, योजनाएं बन रही हैं, पर वो धीरे धीरे प्रशासनिक स्तर तक आते आते ढीली पड़ जाती हैं। और यदि प्रशासनिक स्तर पर भी ठीक से काम हो तो निचले स्तर के जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनको धरातल तक उतारने में कारगर नहीं हो पाते, और भ्रष्टाचार जैसी बहुत समस्याएं हैं वो वहां तक प्रॉब्लम कर देती हैं। नहीं तो इतनी सारी योजनाएं देश में 7 दशक हो गए आज तक लागू की गई, परंतु उनका कुछ भी बहुत अच्छा परिणाम देखने के लिए नहीं मिला, जबकि देखा जा सकता था। बेशक इसमें जनसंख्या एक बड़ा मुद्दा है, परंतु जनसंख्या के रहते रहते भी भारत ने बहुत सारे क्षेत्रों में उच्च उपलब्धि को हासिल किया है। तो अगर भारत की इकोनॉमी को बहुत अच्छा करना है तो जो रूरल इकोनॉमी है उसको बेहतर करना होगा, और उसको बेहतर करने के लिए वहां पे जो लोग रह रहे हैं, जो कृषि के साथ साथ अलग काम भी करना चाहते हैं पर उन्हें नहीं पता है क्या करना है, या वो उस काम को कर रहे हैं उनको मुनाफा नहीं मिल रहा है या कोई भी उनको लाभ नहीं हो रहा, तो उनको प्रमोट करने के लिए सरकार को, शासन को, प्रशासन को ये काम करना होगा और पूरी तरह से उस चीजों को समझना होगा। जैसे मैंने आपको बताया था, गांव के क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या जो चीज है वो है मैक्सिमम लोगों का कृषि क्षेत्र पे आश्रित होना। आपने वहां देखा, वहां पर अदृश्य बेरोजगारी भी थी, मतलब कि जहां पे कम मजदूरों की जरूरत है वहां पे उससे ज्यादा लगे हुए हैं। वहां पे मौसमी बेरोजगारी भी थी, यानी कि साल के किसी पर्टिकुलर टाइम में ही जो मजदूर है, जो किसान है, वो काम कर रहा है, साल के किसी पर्टिकुलर एरिया टाइम में ही वो काम को कर रहा है, और बाकी के समय जो किसान है वो खाली बैठा हुआ है। तो उसके लिए क्या था, कृषि एवं सहायक क्रियाओं में हमने देखा मधुमक्खी पालन कर सकता है, भेड़ पालन कर सकता है, मत्स्य पालन कर सकता है, और बकरी पालन कर सकता है, और भी तमाम काम कर सकता है, ठीक है। सब चीजें मैंने आपको बताई थी, पर साथ में जो उद्योग भी चालू कर सकते हैं वो ये है। अब जिसके पास ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 70% के आसपास आबादी है जो कृषि में लगी हुई है, उसके अलावा जो आबादी है वो क्या काम करे, वो कुछ ना कुछ मतलब ग्रामीण उद्योगों में संलग्न हो। और उन्हीं ग्रामीण उद्योगों में सबसे बड़े स्तर पर जो ग्रामीण उद्योग काम करता है वह है खादी, ठीक है। और इसको और भी ज्यादा बढ़ावा देने की आवश्यकता है। अब इसको बढ़ावा देगा कौन? इसको बढ़ावा सरकार देगी, शासन देगा, प्रशासन देगा, पर उससे भी ज्यादा बढ़ावा आप लोग दोगे इसको, ठीक है। आप लोग तरह तरह के महंगे कपड़े लेके आते हो, कोट सिलवाते हो, पैंट सिलवाते हो, जीन्स लेके आते हो, हजारों की टी शर्ट पहनते हो और बड़े बड़े ब्रांड्स के कपड़े पहनते हो। अगर आप 10 कपड़े खरीद रहे हो तो उस 10 में से एक कम करके आप एक कपड़ा 6 महीना में, साल भर में, अगर भारत का प्रत्येक व्यक्ति भी एक खादी के लिए खरीदना शुरू कर दे, खादी का कपड़ा खरीदना शुरू कर दे, तो आप देखो आपके
केवल 500, 700, 1000 रुपए लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। भारत में जो युवा संवर्ग है उसकी एक समस्या यह है कि वह रोजगार मतलब सरकारी को समझता है, परंतु आप देखिए सरकारी वैकेंसी है इतनी और बेरोजगार लोग हैं इतने, तो कैसे संभव हो पाएगा कि सब व्यक्तियों को सरकारी रोजगार दे दिया जाए। रोजगार का मतलब है रोजगार, जिससे आपका खाना पीना पेट पलता है। अब किसी में योग्यता है तो सरकारी में जा सकता है, परंतु जो बाकी के लोग हैं उनके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो उनके लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी इन तरीकों को आगे बढ़ाते हुए। आप ये सब्जेक्ट जो मेरे साथ पढ़ रहे हैं इसमें आपका ज्ञानवर्धन भी होगा और आपकी समझ भी डेवलप होगी। आप ये बात मेरे साथ समझते रहिएगा, ठीक है। तो अभी सर्दियों में गर्म रखता है और गर्मियों में ठंडा रखता है। अब बात करते हैं हथकरघा की। देखो हथ जो है, हथ मतलब हाथ, करघा, करघा क्या होता है? एक उपकरण होता है, एक यंत्र है, एक मशीन टाइप है जिसकी मदद से वस्त्रों की बुनाई होती है, ठीक है। ये खादी और हथकरघा एक ही मतलब इंडस्ट्री, एक ही उद्योग है, एक इंडस्ट्री है। हथकरघा मतलब कि हथकरघा में क्या होता है? हाथों से कपड़ों की बुनाई होता है, हाथों से वस्त्र बने होते हैं। खादी हथकरघा एक है, एक ही है लगभग। और करघा क्या है? एक उपकरण है जिससे बुनाई होती है। और आपको मैं एक बात बता दूं, जो हथकरघा है इसमें जो डेटा है वो डेटा ये है कि लगभग 1.3 करोड़ लोगों को आज भी इसकी मदद से रोजगार देखने को मिलता है। आपने आज भी देखा होगा कि बहुत सारे क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में देख लो आप, पश्चिम उत्तर प्रदेश में ये चीज देखने को ना के बराबर मिलती है। बट मैं आपको एक ऐसा उदाहरण दूंगा जो राजनीति से थोड़ा सा हटके होगा, पर एक इंपॉर्टेंट बात समझाऊंगा। अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, ये जितने भी ग्रामोद्योग आते हैं ये एक मंत्रालय के अधीन आते हैं, जिस मंत्रालय का नाम है MSME, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, है ना, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय, ये इसका नाम है। तो इस मंत्रालय के अधीन आते हैं। आपने देखा होगा जब कोरोना का फर्स्ट वेव खत्म हुआ था उसके बाद लोग बेरोजगार हो गए थे, तो उसके बाद जो गवर्नमेंट है, चाहे वो इंडियन गवर्नमेंट हो या वो स्टेट गवर्नमेंट हो, उन दोनों ने ही क्या काम किया था? MSMEs में बहुत तकड़ा निवेश किया था, लाखों करोड़ों रुपए का निवेश किया था। और लोगों को जो लोन प्रोवाइड करवाया गया था वो बहुत कम उस पर प्रोवाइड करवाया गया था। स्वरोजगार करने के लिए लोगों को प्रेरित किया गया था। तो ये वही मंत्रालय है MSME। तो इसी के अंतर्गत ये सारे के सारे ग्रामीण उद्योग आते हैं। और MSME के वर्तमान जो मंत्री हैं, इस मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो हैं श्रीमान नारायण तातू राणे। कौन है? श्रीमान नारायण तातू राणे। और ये तो है मंत्रालय, पर एक कमीशन भी है जो खादी एवं जो विलेज इंडस्ट्रीज हैं, जो खादी और जो आपके ग्रामीण उद्योग हैं उनसे संबंधित एक आयोग है जो लोन प्रोवाइड करने का काम करता है, जो सुविधाएं देने का काम करता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का काम करता है उस उद्योग से संबंधित। उसका नाम है KVIC, खादी विलेज, है ना, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ये 1956 में बना था, 1956 में इसको बनाया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? इसका मुख्यालय है आपके मुंबई में। और ये MSME के अंतर्गत ही कार्य करता है। यदि आपसे वर्तमान में पूछा जाए कि KVIC के अध्यक्ष या चेयरमैन कौन है, तो श्री विनय कुमार सक्सेना है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है, ध्यान रखनी है। अब दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है आपका हस्तकौशल का। किसका? हस्तकौशल का। हस्तकौशल को, है ना, हस्तकौशल, हस्त मतलब हाथ, हत मतलब हाथ, हाथ का काम। लोगों को हाथ का काम देना जरूरी है, लोगों को तकनीकी काम देना जरूरी है। हाथ का उनका जो काम है, अगर आप भारत को विकास करना है, अब सरकारी नौकरी में मैं आपको सच्ची बात बताऊं, सब लोग सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं। उसका मकसद ये है कि हमको काम ना करना पड़े, हमको काम ना करना पड़े। अरे भाई ऐसे कैसे चलेगा? आप काम नहीं करना चाहते। अब पूरे इंडिया में बहुत सारे प्राइमरी टीचर हैं, लोग टीचर लगे हुए हैं। अब एक चीज आपने सुनी होगी कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने कोई नहीं जाना चाहता पर पढ़ाना सब चाहते हैं, ठीक है। एक यूट्यूबर ही है, उनके मुंह से मैंने सुना था शॉर्ट्स को स्वाइप डाउन करते हुए, उन्होंने बोला था कि सरकारी स्कूल में पढ़ना कोई नहीं चाहता पर पढ़ाना सब चाहते हैं। उसका कारण ये है कि वहाँ पे कुछ करना ही नहीं होता, और ये सबसे गलत बात है। अगर जो भी व्यक्ति जिस भी विभाग में जा रहा है उस व्यक्ति को ईमानदारी से काम करना चाहिए। यदि वह ईमानदारी से वहाँ पर जाकर कार्य नहीं कर रहा है तो वह हराम की कमाई खा रहा है, और हराम की कमाई खाना एक कलयुग के दोष का वो है, बताएंगे आपको किसी चैनल पे, ठीक है। ये चीज़ें चलो बता ही देता हूँ। देखो हमारे शास्त्रों में एक बात आई है कि
पांच चीज़ों में कलयुग का वास माना गया है। पांच चीज़ों में कलयुग का वास माना गया है। जो चार युग हैं हमारे, पहला है हमारा सतयुग, दूसरा है हमारा त्रेता, तीसरा है द्वापर और चौथा है कलयुग, यानी जिसमें हम लोग जी रहे हैं। और अगर आप पांच चीज़ों से बच जाते हैं तो आप कलयुग के प्रभाव से सर्वथा मुक्त हो जाएंगे। पहला है आपका द्यूत, है ना, यदि आप जुआ नहीं खेल रहे हैं, ठीक है, यदि आप जुए से दूर हैं तो कलयुग आप पे कोई प्रभाव नहीं दिखा पाएगा, ठीक है। दूसरा है मांस, ठीक है, आप मांसाहार से दूर हैं तो कलयुग आप पर प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। तीसरा है मद्य, यदि आप शराब नहीं पी रहे हैं तो आप कलयुग से के प्रभाव से मुक्त रहेंगे। चौथा है आपका वेश्यावृत्ति, ठीक है, यदि आप अपनी पत्नी के सिवाय और सभी में माता की सी दृष्टि रखते हैं, ठीक है, या आप आचरणवान हैं, आप चरित्रवान हैं, आप ब्रह्मचारी हैं तो ब्रह्मचर्य का निरंतर अनुगमन करते हैं, तो ये कलयुग का कोई प्रभाव नहीं होगा। और पांचवा है शुद्ध तरीके से कमाया हुआ धन, यानी कि नंबर दो की कमाई। पहले स्वर्ण लिखा गया है ना, अशुद्ध स्वर्ण लिखा गया है, पर स्वर्ण का तात्पर्य आज मुद्रा से ही है, रुपये पैसे से ही है। तो यदि आपने हराम की कमाई नहीं कमा रहे हैं तो अगर ये पांच काम आप कर लेते हैं तो आप कलयुग के प्रभाव से मुक्त रहेंगे। मैं ऐसा रहने का प्रयास करता हूँ, ठीक है, और जीवन भर इस चीज़ का प्रयास करूँगा। और आप क्योंकि मेरे छात्र इस समय हैं तो आप भी अपने जीवन में इन चीज़ों को उतारने का प्रयास कीजिए, जीवन बहुत ज़्यादा उन्नत हो जाएगा। तो आगे समझते हैं हस्तकौशल, हस्तशिल्प, जिसको हैंडीक्राफ्ट आप बोलते हैं। इसके अन्य नाम भी क्या है? कारीगरी है, शिल्पकर्म है, शिल्पकारी है, ये सब इसके नाम है। आपने देखा होगा, है ना, मेले वगैरह में देखा होगा, जैसे मॉल वगैरह में जाते हैं तो एक शॉप दिखाई देती है जहां पे लिखा रहता है बड़े बड़े अक्षरों में हैंडीक्राफ्ट्स, और आप जाएंगे तो हाथों से बने हुए कुंडल, हाथों से बने हुए नेकलेस और हाथों से बने हुए तमाम चीजें श्रृंगार की वहां पर दिखाई पड़ती हैं। तो उन चीजों को प्रमोट करना चाहिए, वो खासकर राजस्थान के क्षेत्र में बहुत ज्यादा ये चीजें हो रही हैं, ठीक है। तो हस्तकौशल और हस्तशिल्प में क्या हो रहा है? दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं का निर्माण हो रहा है, फैशन की वस्तुओं का निर्माण हो रहा है, जो फैशन लोग आजकल यूज करते हैं, और सजावट आदि के संबंधित सामान इत्यादि हस्तशिल्प में बन रहे हैं, ठीक है। जैसे क्या बन रहा है? मिट्टी के बर्तन अलग अलग तरीके से बन रहे हैं, ये हस्तकौशल में ही आता है, हाथ से, है ना। हड्डी की नक्काशी करते हैं लोग, नए नए डिजाइन निकालते हैं हड्डी पे। आप देखो नेट पे, मेरे पास जब डिजिटल बोर्ड आ जाएगा ना, मैं भाई साहब तहलका मचा दूंगा। मैं बस डिजिटल बोर्ड का इंतजाम कर रहा हूँ, नहीं तो ये क्लास इससे भी 100 गुना बेहतर करके दिखाता आपको मैं, बट वो कैसे दिखाऊंगा? वो तभी दिखा पाऊंगा जब आप शेयर का बटन दबाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, पत्थर पर नक्काशी करते हैं लोग, है ना। बुनाई भी एक हस्तकौशल है। रंगाई, आपको मैं बताता हूं, अभी देखो यूपी का चुनाव हो रहा है और सबसे ज्यादा चर्चा में पहले चरण के मतदान में सबसे ज्यादा चर्चा में जो विधानसभा सीट रही वो कैराना विधानसभा सीट रही। पश्चिम उत्तर प्रदेश में पड़ता है और हमारे यहीं से थोड़ा सा 50-55 किलोमीटर दूर है। तो वहां पर ये समस्या रही कि पलायन लोगों का होने लगा, और एक्चुअली में हो भी रहा था, पर मैं यहाँ पर कोई भी राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ। वो कैराना जब सांप्रदायिक मतभेद के लिए तैयार हो रहा है राजनीतिक पृष्ठभूमि पर, वहां पर उसकी एक दूसरी साइड भी है। वहां पर जो मुस्लिम वर्ग है वो रंगाई छपाई का बहुत सुंदर काम करते हैं। देखो वहां पे शिल्प कर्म, हस्तकौशल ये कहता है कि वहां पर रंगाई छपाई का काम बहुत हो रहा है, रंगाई छपाई का, ठीक है। खासकर रजाई, जो लिहाफ होते हैं, रजाई जिनको ओढ़ते हैं, उसमें बहुत सुंदर चित्रकारी, बहुत सुंदर रंगाई छपाई का काम होता है। पर धीरे धीरे चीजें विलुप्त हो रही हैं क्योंकि उन चीजों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है। मूर्ति कला भी इसी के अंतर्गत आता है। कढ़ाई, है ना, आपने देखा होगा लखनऊ में चिकन मिलता है। अब चिकन कौन सा मिलता है? एक तो खाने वाला चिकन मिलता है और एक पहनने वाला चिकन मिलता है। तो चिकन है, कढ़ाई है, बहुत सारी चीजें हैं, ये है, श्रृंगार के सामान बनते हैं, आदि आदि बहुत चीजें बनकर तैयार होती हैं। तो इस फील्ड में भी रोजगार के तमाम अवसर हैं, पर इन चीजों पर ध्यान दिया जाना चाहिए, ठीक है। अभी हम और भी सारे चीजों को समझते हैं, देखते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसमें बस थोड़ा थोड़ा बताना है, ज़्यादा लंबा चौड़ा बताने की गुंजाइश इसमें नहीं है। तो अगला जो ग्रामोद्योग है, जो हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मतलब उन्नत स्थिति में है, वो है गुड़ और खांडसारी का। गुड़ खाते होंगे आप, सर्दियों में गुड़ आता है, बड़ा बढ़िया रहता है और स्वास्थ्य के लिए बहुत उत्तम होता है। अगर आप गुड़ का दूध पिएंगे, गुड़ के साथ दूध पिएंगे या शक्कर का दूध आप पिएंगे तो आपका पेट बहुत बढ़िया रहेगा। ये बड़ी अच्छी चीज़ें रहती हैं, बड़े औषधीय गुण होते हैं इसमें। तो गुड़ और खांडसारी, देखो गुड़ का जो निर्माण होता है आप सबको पता है वो शुगर केन से होता है। शुगर केन जो गन्ने का रस निकलता है उससे बनता है, चीनी भी उससे बनती है, पर
परंतु आपने देखा होगा जगह जगह कोल्हू लगे होते हैं, कोल्हू, ठीक है, और एक बड़े स्तर पर रोजगार को प्रदान करता है, बड़े स्तर पर। है तो काम सीजनल, देखो मैं आपको बताता हूं, ये मौसमी काम है, ठीक है। जब जब गन्ने की कटाई होती है, खासकर गन्ने की कटाई सर्दियों के मौसम में ही होती है, जब से आप मान लीजिए अक्टूबर के आसपास चलता है और अप्रैल मई तक ये चलते रहते हैं, तो 6-7 महीना ये काम कर सकता है, सीजनल ही है। फिर 6-7 महीना बरसात के समय तो ये बंद रहता है, 2-4-5 महीने, और बाकी समय ये चलता रहता है। तो ये एक बहुत बढ़िया विकल्प के तौर पर निकल के आता है ग्रामीण क्षेत्रों में। ग्रामीण क्षेत्रों में एक इतने बढ़िया विकल्प, देखो अगर जिन क्षेत्रों में केवल सीजनल ही खेती हो रही है, उन क्षेत्रों में यदि इस व्यवसाय का सहारा लिया जाए तो वहां पर जो बाकी मौसमी बेरोजगारी फैली हुई है उसकी भरपाई हो जाएगी। उन काम करने वाले दिनों में किसान खेतों में काम करे, बारिश वाले दिनों में, और बाकी गन्ने का वहां पे काम हो सकता है। परंतु समस्या ये आ जाती है कि वहां तक गन्ने की पैदावार को कैसे बढ़ाया जाए। तो उसमें क्या है, कृषि के क्षेत्र में विकास करके वहां पर भी गन्ने का उत्पादन यदि पॉसिबल है जलवायु के, तो वहां से लिया जाए और ये गुड़ एवं खांडसारी का काम किया जाए। आपको मैं एक बात बताता हूं, जहां पर गन्ने की उत्पादकता नहीं है, गन्ने की उपलब्धता नहीं है, वहां पर ताड़ के रस से भी निर्माण किया जाता है। आपने एक मूवी देखी होगी, ठीक है, मैंने उसके कुछ पार्ट्स देखे हैं, कैसे यूट्यूब पे ही पार्ट्स आते रहते हैं। आपने देखा होगा सौदागर मूवी है और उसमें अमिताभ बच्चन है, और तो वो क्या करते हैं, तहमन बांध के रखते हैं, और उसमें एक महिला जो उनके साथ होती है, पत्नी जो मतलब एक गुड़ बनाने वाली महिला होती है, तो वो ताड़ का रस से गुड़ बनाती है और गुड़ बेच के आती है। मतलब वो पूरी लंबी चौड़ी फिर मूवी है। तो ताड़ के रस से भी निर्माण होता है। अगर आपको बात की जाए सबसे ज्यादा उन्नत अवस्था में ये उद्योग है तो ये उत्तर प्रदेश के मेरठ में और मुजफ्फरनगर में बहुत ज्यादा उन्नत स्थिति में है। और आप ये मानिए कि पूरे भारत का जो गुड़ का और खांडसारी का उत्पादन है, गुड़ का, शक्कर वगैरह का उत्पादन है, पूरे भारत का 50% उत्पादन तो केवल उत्तर प्रदेश ही कर देता है। क्योंकि आप कभी हमारे यहाँ आइए, आपका स्वागत है। सर्दियों के समय आपको जगह जगह, एक ही जगह 2-2, 4-4, 5-5 कोल्हू देखने को मिल जाएंगे, और उन कोल्हू में एक व्यक्ति, 5-4 व्यक्ति कहाँ लगे रहते हैं, 5-4 व्यक्ति कोल्हू तक गन्ने को ला के डालते हैं। एक आदमी उनको पेलता रहता है, ठीक है, पेलने का मतलब कोल्हू में पेलना, निकाल देना। पिछली बार पेलना बोल दिया था, पता नहीं क्या मतलब निकाल दिया था। अब बिहार वाले देखेंगे तो पेलने का मतलब पता नहीं क्या क्या निकालते हैं, पर पेलने का मतलब है उसको पीस कर बाहर निकालना, ठीक है, यहाँ पर, या उसको चोट पहुंचाना। हमारे क्षेत्र में पेलने का ये अर्थ है। तो पेलने वाला रहेगा, उसके बाद फिर उसमें आग जलाने वाला रहेगा, उसके बाद उसको चलाने वाला रहेगा, उसके बाद फिर बाहर निकालने वाला रहेगा। बाहर निकाल के फिर 5-4 आदमी बैठे रहेंगे, उसको गुड़ की गोलियां बनाते रहेंगे। तो कुल मिला के 12-13-14 व्यक्तियों को ये रोजगार प्रदान करता है। तो कितना बड़ा मतलब ये उद्योग है, ग्राम उद्योग है। अगला है तेल एवं घानी का। तेल का कारोबार बहुत है। हर व्यक्ति को अपने भोजन के लिए घी, वनस्पति तेल इत्यादि की आवश्यकता होती है। पर ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी है, शहरी क्षेत्रों में बहुत सारे लोग सरसों के तेल को, सोयाबीन के तेल को, रिफाइंड बहुत खाते हैं लोग, ठीक है। अब रिफाइंड मिल रहा है 120 रुपए किलो, और अगर वास्तविकता में आप उसकी लागत देखें तो 700 से 800 रुपए किलो मिलेगा, क्योंकि सोयाबीन में केवल 20% ही ऑयल होता है। यानी कि अगर आप 1 किलो निकालो, है ना, 1 किलो आप ले तो 1 किलो का 20% लगाओ तो आपको पता लग जाएगा कितना तेल उसमें निकलेगा। तो इसका तेल है, तिल का तेल है, ठीक है। उसके बाद खोपरा जो होता है, जिसको क्या कहते हैं, नारियल कहते हैं, गोला होता है, उसका तेल है। तो इस उद्योग में भी बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, परंतु इसको भी सुधार की बहुत आवश्यकता है। क्यों सुधार की क्यों आवश्यकता है इन क्षेत्रों में? इसमें तो यहाँ तो कोई बात ही नहीं है, पर इन क्षेत्रों में इनका कंपटीशन जो होता है तेल वालों का, वो बड़ी बड़ी कंपनीज से होता है। और बड़ी बड़ी कंपनीज क्या काम करती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज कुछ मिला के बेचते हैं, ठीक है। गांव का सीधा साधा किसान बेचारा सरसों डालेगा, तेल निकल आएगा। अब उसकी उतनी लागत भी नहीं पड़ी जितने में अगले ने बेच दिया। अब मार्केट में तेल बन के आ रहा है 190 रुपये, 200 रुपये किलो, वहाँ पे वो 110 रुपये में 1 लीटर सरसों का तेल बेच रहा है। एक्चुअली में वो पाम ऑयल में 20% सरसों का तेल मिला के उसमें एसेंस लगा के और उसको बेच रहा है, लोग पी रहे हैं। आहा, बड़ा बढ़िया सरसों का तेल अपने को मिल रहा है। तो ये इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में भी बहुत सारे लोग संलग्न हैं, परंतु कार्य की आवश्यकता है। उसके बाद चमड़ा उद्योग है। देखो चमड़ा उद्योग जो है यूपी में, कानपुर में, मतलब इसका आप गढ़ मान सकते हैं, और इंडिया में बात की जाए तो चेन्नई में। ये 2 जगह हैं जहां पर चमड़ा उद्योग बहुत उन्नत अवस्था में है। और क्योंकि चमड़ा उद्योग जो आश्रित है वो मांस उद्योग पर आश्रित है, यानी कि मांस उद्योग से जो शेष पदार्थ बचता है, स्किन बच जाती है,
उसी के आधार पर ये उद्योग पूरा का पूरा चल रहा है। और इसमें भी बहुत सारे लाखों लोग, करोड़ों लोग इसमें भी इस इंडस्ट्री में लगे हुए हैं, क्योंकि चमड़े का जूता शायद ही कोई नहीं आज पहन रहा है। ठीक है, कुछ ही लोग हैं जो चमड़े की चीज़ें नहीं पहनते हैं, कुछ ही लोग हैं जो चमड़े की बेल्ट नहीं लगा रहे हैं, यानी कि लोग चमड़े का ही सब कुछ पहन रहे हैं। तो चमड़े का कारोबार बहुत बड़ा है और पूरे विश्व में जो चमड़े का उत्पादन होता है उसमें से 90% चमड़े का उत्पादन गौ जातीय पशुओं से होता है, यानी गाय से, बैल से, इनसे सबसे उत्पादन होता है। भैंस वगैरह से भी उत्पादन होता है, पर गाय का चमड़ा विशेषकर मांगा जाता है। लोग गाय का चमड़ा विशेषकर मांगते हैं और भारत में मांगते हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। एक तरफ जहां लोग अपने आप को भारतीय संस्कृति का वंशज मानते हैं, बड़ी बड़ी बात कहते हैं, अगले ही क्षण उनके पैरों में जूते दिखाई पड़ते हैं, वो भी चमड़े के, वुडलैंड के, रेड चीफ के, पता नहीं कहाँ के। उसके बाद भेड़ से भी उत्पादन होता है, बकरी से भी चमड़े का उत्पादन होता है। बकरी और बकरे की खाल तो आपने देखा होगा ढोलक वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, ये देखा होगा। आजकल पढ़े लिखे लोगों के बड़े गहरे शौक हैं, अमीरों के शौक हैं, मगरमच्छ के खाल की बेल्ट पहनते हैं, जूता पहनते हैं, पर्स लगाते हैं। तो ये दुर्भाग्य की बात है। यदि आपके शौक किसी निर्मम प्राणी की हत्या से पल रहे हैं तो आप घृणित हैं, आपकी शिक्षा गड्ढे में जाए। ठीक है, तो ये एक उद्योग है। और आखिरी उद्योग है अपना बर्तन बनाने वाला। और भी उद्योग हो सकते हैं बर्तन बनाने में, जैसे सोने के बर्तन बनाना, चांदी के, तांबे के, पीतल के बनाना। पीतल नगरी के नाम से ही फेमस है मुरादाबाद, क्योंकि वहां पर पीतल के बर्तनों का बहुत बड़ा गढ़ है, बहुत बड़ी मात्रा में निर्माण होता है। और आप देखें यमुनानगर की तरफ, हरियाणा में यमुनानगर की तरफ मतलब बर्तनों का बहुत ज़्यादा मतलब निर्माण होता है, उत्पादन होता है। तो ये सब ग्रामीण उद्योगों से संबंधित हैं। अब इनका महत्व तो समझ लेते हैं और इनकी समस्याओं को देख लेते हैं। समाधान क्या है? समाधान मैं आपको बता देता हूँ। सरकारों को इसमें सजग होना होगा, कार्यक्रम ठीक से बनने चाहिए। और क्या होना चाहिए, लोगों को भी इन चीज़ों के लिए जागरूक, सतर्क होना चाहिए। रोजगार का मतलब केवल और केवल सरकारी रोजगार नहीं है, महत्व एवं समस्याएं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बस ये आखिरी स्लाइड अपनी होने वाली है। ठीक है, अब ग्रामीण उद्योगों के महत्व के बारे में बात करते हैं। ग्रामीण उद्योग पे अगर ठीक से काम किया जाए तो ये भारत में क्रांति ला सकता है। ये इतना जबरदस्त क्षेत्र है। ये भारत में एक्चुअली में क्या क्या काम कर सकता है वो बताता हूं मैं आपको। यदि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को में जान डालनी है, बल डालना है, तो इस ग्रामीण उद्योग के क्षेत्र को उठा के ले जाओ। इस ग्रामीण उद्योगों के क्षेत्र को उठा के ले जाओ। क्या काम करता है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था में विशिष्ट योगदान प्रदान करता है। क्या? हमारा ग्रामोद्योग। दूसरी बात है, करोड़ों लोगों को रोजगार प्रदान कर। यही तो बड़ी समस्या है। अब लोग जो नेता हैं जाइलों की तरह टीवियों पे लड़ते रहते हैं, रोजगार खत्म हो गया, रोजगार खत्म हो गया। एक्चुअली में उनमें से कोई भी एक ऐसा नहीं है जो रोजगार को जनरेट करने की बात करे। ठीक है, जो नेता रोजगार को जनरेट करने की बात कर रहा है, आप मानिए वो जेन्युइन है, क्योंकि उसको धरातल की समझ है। और नहीं तो सब अपनी रोटियां सेक रहे हैं, राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। किसी को कोई मरे जाए, कुछ भी करे, किसी को कोई फर्क नहीं किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, निर्यात के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए हमको वस्तुएं मिल रही हैं और आंतरिक उपभोग करने के लिए देश में जिन चीजों की जरूरत है उन जरूरत की वस्तुओं की प्राप्ति हमको इस ग्रामोद्योग के उत्पादन से हो रही है। चौथी बात है एक इंपॉर्टेंट, यदि इसका विकास अच्छे से किया जाए तो भारत में जो पॉवर्टी है और जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बेरोजगारी और गरीबी है, इसको बहुत हद तक कम किया जा सकता है। इवन ये कहिए इसको खत्म तक किया जा सकता है यदि इसको अच्छे से प्रमोट किया जाए, इसको अच्छे से बढ़ाया जाए। और क्योंकि जब गरीबी और बेरोजगारी खत्म हो जाएगी तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो आर्थिक विषमता है, मैंने पढ़ाई थी एक एक चीज आपको। आर्थिक विषमता क्या है कि गांव में अगर 100 लोग रह रहे हैं तो 20 लोग अच्छा जीवन जी रहे हैं, शहरों जैसी सुख सुविधाओं का भोग कर रहे हैं, और 80 लोग ऐसे हैं जिन्हें ठीक से खाना भी नहीं मिल रहा है। तो इस आर्थिक विषमता पर भी चोट की जा सकती है और अच्छे चीजों को बनाया जा सकता है। समस्याएं क्या क्या हैं इन क्षेत्रों में? इसमें सबसे बड़ी समस्या जो सिर का दर्द बना हुआ है वो ये है कि ग्रामीण उद्योग वर्सेस वृहत उद्योग, यानी कि ग्रामीण उद्योग जो चल रहे हैं, मानो आप ये चीज कि गांव-गांव में जगह जगह लोगों के पास बैल हैं, ठीक है, या स्पेलर लगे हुए हैं और उनमें वो सरसों डालते हैं, तेल निकालते हैं। ठीक है, अब
इनका जो कंपटीशन है इन गांव में तेल बनाने वालों का, इन कस्बों में तेल बनाने वालों का, वो बड़े स्तर पर चल रही जो तेल के मिल हैं, जो बड़े बड़े स्पेलर्स हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज चल रही हैं, उनको टक्कर ही कैसे दे पाएंगे। सबसे बड़ा यही है, ये जो वृहत उद्योग हैं ये इनके लिए बिल्कुल खतरे की घंटी बने हुए हैं, क्योंकि जब तक वृहत उद्योग रहेगा तब तक ये ग्रामीण उद्योग पनप जाए ऐसा संभव नहीं है। मैं यहां पे ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि बृहत उद्योगों को समाप्त कर दिया जाए, उनकी भी अपनी अलग भूमिका है, परंतु कुछ ऐसा किया जाना जरूरी है जिससे ग्रामीण उद्योग और बृहत उद्योगों के बीच में साम्यता बैठे, कुछ ठीक चीजें हो जाए। दूसरी बात है अब क्यों पिछड़ जा रहे हैं ग्रामीण उद्योग बृहत उद्योग से, क्यों पिछड़ जा रहे हैं। अब गांव में यदि कोई बंदा तेल निकाल रहा है तो वो अपने तेल का कहीं भी प्रचार नहीं कर रहा है, ठीक है, जो बिक रहा है सो बिक रहा है, परंतु बृहत पैमाने पर जो उद्योग चल रहे हैं, बड़े लेवल पे जो उद्योग चल रहे हैं, वो अपना तेल बना भी रहे हैं, वो उनकी ब्रांडिंग भी कर रहे हैं, वो बड़े बड़े स्टार्स से उसका एडवर्टीजमेंट भी करवा रहे हैं, टीवी में, रेडियो में, मोबाइल में, यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, हर जगह उसका प्रचार करवा रहे हैं। तो विज्ञापन बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है। और जो सौदा है, यानी कि देखो अब ये छोटे लेवल पर बंदा बना रहा है, ठीक है, तो इसका उत्पादन बहुत ज्यादा नहीं है, और उत्पादन ज्यादा नहीं है तो इस व्यक्ति की लागत बहुत ज्यादा आएगी, तो उसको मुनाफा नहीं होगा, तो ये चीजों को कम पे भी बेच नहीं पाएगा। सपोज करो इसने 200 रुपए का तेल निकाला तो हद से 5 रुपए छोड़ देगा, बट उसने बहुत बड़े स्तर पर तेल निकाला, वो 10 रुपए की तक भी छूट दे सकता है। और ग्राहक को क्या चाहिए, यहां पर 5 रुपए बच रहे हैं, यहां पर 10 रुपए बच रहे हैं, तो वो 10 रुपए वाले का तेल छूट में ले लेगा, भाई उसको लाभ दिख रहा है वहां पर। तो विज्ञापन एवं सौदा करने की उच्च क्षमता का अभाव ग्रामीण उद्योगों में काम कर रहे लोगों के बीच में है, इस पे कुछ काम करना जरूरी है। तीसरा है, जो ग्रामीण उद्योगों में उत्पादन हो रहा है, जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो चीजें बन रही हैं, वो आज भी परंपरागत ढंग से बन रही हैं। आज भी देखो बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर जो तेल निकाला जा रहा है वो आज भी बीच में एक मतलब रखा हुआ है पूरा मशीन टाइप, और उसमें एक लट्ठा पड़ा हुआ है, और उसको कोलू की बैल की मदद से घुमाया जा रहा है, तेल कोलू, है ना। जबकि जो वृहद उद्योग है वो एक से एक मशीनरी का यूज कर रहे हैं, पर धीरे धीरे अब चेंजेस आ रहे हैं। पर अभी जो मशीनें हैं वो बहुत महंगी हैं, तो सरकार को और मतलब ऐसे कुछ पॉलिसी, सब्सिडीज वगैरह सब चीज लानी जरूरी है, ऐसे कार्यक्रम चालू करने जरूरी हैं जिससे ये परंपरागत ढंग छूट जाए, क्योंकि परंपरागत ढंग छूटने में वेस्टेज ज्यादा होता है, माल कम निकलता है, तो उत्पादन कम होता है, और उत्पादन कम निकलता है, साथ में लागत भी अधिक आती है। तो अब लागत अधिक आ गई, बचा क्या, कुछ भी नहीं, तो बस आदमी का खर्चा पानी ही चल रहा है। तो लागत को कम किया जाए, परंपरागत ढंग से जो हो रहा है उसको मॉडर्नाइज किया जाए, विज्ञापन एवं सौदा करने की शक्ति का विकास किया जाए, ठीक है। और ये जो बीच में टकराव है ग्रामीण और बृहत उद्योग के, इसमें कुछ ना कुछ किया जाना चाहिए, तो ग्रामीण उद्योग विकसित हो सकता है। और ग्रामीण उद्योग विकसित होंगे तो ग्रामीण उद्योगों की जो विशिष्ट योगदान है ग्रामीण अर्थव्यवस्था में वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था विकसित होते ही जो आपकी इंडियन इकोनॉमी है उस पर डायरेक्ट असर इसका देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूं लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, और लेक्चर पसंद आया है तो लाइक वाइक कर दो भाई यार। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।